नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए 5 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड पेपर भी लेके आ चुके हैं। सेकंड पेपर के जो भी आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम से इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर थे, उन सभी उठाकर आज की क्लास के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही यदि कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपका 80 से 90% पेपर इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर आपका है सेकंड पेपर है एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी प्राचीन इतिहास का। पेपर के यहाँ से नेम आपको मिलाना है। इसमें आपको पढ़ना है आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, पालियोग्राफी एंड नोमिस्मेटिक्स इन इंडिया। पेपर का आपका नेम है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। इसमें जो है आपको पढ़ना है जैसे कि आर्कियोलॉजी पुरातत्व क्या है, और जो है अभिलेख शास्त्र क्या है, और जो कि लिपि शास्त्र क्या है, मुद्रा शास्त्र क्या है। ये भारत की आपको पढ़ना है प्राचीन। इसमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आपका जो कि आर्कियोलॉजी क्या है, एपिग्राफी क्या है, पालियोग्राफी और जो है नुमिस्मेटिक, यही 4 क्वेश्चन तो आपके सेम टू सेम आएंगे। तो आज की क्लास के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक मॉडल पेपर के माध्यम से हम इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के भी क्वेश्चनों को ऐड किया है। ठीक है, सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है पिछले में 3 वर्षों के यूपी की जो भी विश्वविद्यालय ने पेपर कराया है, उन सभी पेपरों को भी एनालाइज करके उन्हीं के आधार पर आज की क्लास के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं, इस मॉडल पेपर को विद सोल्यूशन के साथ। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरी अटेंड करेंगे, क्योंकि यही आपके एग्जाम में सेम टू सेम पेपर आपका छपेगा। पेपर आज आपका कानपुर विश्वविद्यालय का भी लगा हुआ है, और भी बहुत सारे हमारे विश्वविद्यालय है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, MGKVP वगैरह, BO झांसी, आगरा विश्वविद्यालय, इन सभी यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। इसमें जो है टोटल आपके जो 10 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहले पुरातत्व क्या है इसको समझ लीजिए, जिसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब पुरातत्व क्या है, वैसे तो हम यदि कहें जितने भी इसमें क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं सभी प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत हैं, जैसे कि पुरातत्व। तो पुरातत्व जो कि मानव अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो भौतिक अवशेषों जैसे कि भौतिक अवशेष जैसे कि कलाकृतियाँ उस समय की वास्तुकला और जीवाश्म के माध्यम से जो प्राचीन इतिहास है और जो उस समय का जो मानव का जो व्यवहार है उसको समझने का जो है प्रयास करता है पुरातत्व के माध्यम से मनुष्य। यह जो है मानव शास्त्र की एक शाखा है जो अतीत के उन भौतिक अवशेषों का विश्लेषण करती है जिन्हें मानव जो है अपने पीछे छोड़ गए हैं, और इन अवशेषों में जो है जैसे कि आपके औजार हैं, बर्तन हैं, इमारतें हैं, यहाँ तक कि जैविक जो पदार्थ हैं वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि जो प्राचीन के जो लोग थे, पहले के जो लोग थे, वे कैसे रहते थे, कैसे उनकी कल्चर थी। ये सब चीज़ें जो है कह सकते हो इसमें समझने में जो है हमारी मदद करती हैं पुरातत्व। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। यदि और हम एकदम शॉर्ट में कहें तो पुरातत्व क्या है, इसके अध्ययन क्षेत्र की हम बात करें तो यह जो है मानव का जो इतिहास है उसका अध्ययन है, जो मुख्य रूप से लिखित अभिलेखों के बिना अतीत के जीवन का पुनर्निर्माण करने पर केंद्रित है। मतलब अतीत में जो मनुष्य कैसा था, कैसा जो रहता था, उसका शासन काल कब से क्या था, उसका जो है जीवन शैली कैसी थी। तो इस तरह से हम समझने में जो है पुरातत्व हमारी जो है मदद करता है। और भी यदि हम इसके शाब्दिक अर्थों में बात करें, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन लॉन्ग में फंसता है, जैसे कि पुरातत्व जो शब्द है आर्कियोलॉजी, इंग्लिश में इसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है, इसी का जो हिंदी रूपांतरण है, इसलिए हिंदी में इस जो है तत्व को हम पुरातत्व कहते हैं। वास्तविक अर्थ ज्ञात करने के लिए अंग्रेजी में इस तत्व की जो उत्पत्ति है विषय के विचार पर जो है कर लेना काफी आवश्यक है। आर्कियोलॉजी जो शब्द है यह शब्द यूनानी भाषा की आर्कियस तथा जो है लोगस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि पुरातत्व ज्ञान। लेकिन जो है आजकल पुरातत्व शब्द का उसके शाब्दिक अर्थ से कहीं ना कहीं देखा जाए तो किंचित भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। पुरातत्व की परिभाषा विभिन्न जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने अपने अपने परिभाषा के माध्यम से अपने अपने जो कि विचारों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो उनकी हम परिभाषाओं के माध्यम से पुरातत्व को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ से जो कि गार्डन जो कि चाइल्ड जी महोदय लिखते हैं कि पुरातत्व जो है सुस्पष्ट, पुरातत्व क्या है, सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव की जो क्रियाकलाप थी प्राचीन, उसके अध्ययन को कहा जा सकता है। इनकी भी परिभाषा वही है जो सभी की परिभाषा थी, क्योंकि जो पुरातत्व है, पुरातत्व क्या है, जो पहले का जो मानव था कैसे रहता था, उसका जीवन शैली कैसी थी, उसका शासन कब से कब तक चला। तो ये सब चीज़ें हम जो लोग पुरातत्वों के माध्यम से हम जो है समझ पाते हैं उनके जीवन के बारे में, कैसे उस समय की मुद्रा थी, ठीक है, क्या वे लोग ख्वाते थे। तो इस तरह के हम पुरातत्व के माध्यम से हमको पता चलता है। तो इनकी परिभाषा भी एकदम स्पष्ट है कि पुरातत्व जो है सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन को जो है कहा जा सकता है। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि ग्राहा कार्ल्स महोदय जी लिखते हैं, कहते हैं कि पुरातत्व को मानव को अतीत के इतिहास की रचना करने के लिए पूरा अवशेषों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित
अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनका भी कहने का मतलब यही है कि मानव को जो अतीत है, मतलब जो मानव को जो इतिहास से पहले का मनुष्य कैसे रहता था, उसकी रचना करने के लिए या फिर उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है, इस रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। सभी का कहने का मतलब वही है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि एपिग्राफी क्या है, जिसको अभिलेख हम शास्त्र कहते हैं। तो बहुत सारे उस समय के जो राजा हुए हैं, बहुत सारे अभिलेख लिखाए हैं, जैसे कि मूर्तियों पर, शिलालेखों पर। तो उनके माध्यम से हमको पता चलता है कि उस समय उन्होंने सनवत भी लिखाया है कि इतने सनवत तक जो है, जैसे कि आज कोई भी चीज़ का जो निर्माण होता है तो इसमें लिख दिया जाता है कि इतने समय में जो है बनी है। तो पहले भी जो राजा हुए थे, जब किसी चीज़ का निर्माण करवाया उन्होंने, तो इस पर जो है उसका सनवत को जो है भी लिखा। तो इस तरह से अभिलेख शास्त्र जो है हमको बताता है उस समय के जो लोग, कैसी उनकी भाषा थी और कब से कब तक जो उन्होंने राज्य किया है। तो ये सब चीज़ें हमको जो है जानकारी मिलती है। तो अभिलेख शास्त्र को हम यहाँ से समझेंगे। उससे पहले भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत जान लीजिए, क्योंकि भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के अंतर्गत ही आप सेकंड पेपर को अध्ययन कर रहे हो। तो भारतीय जो हमारा प्राचीन इतिहास, उसको जानने के मुख्य स्रोतों की हम बात करें तो इसमें जो है आपके पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत है, जिसमें जो है खुदाई से जो है मिले जो अवशेष हैं, जैसे कि सिक्के मिले, मूर्तियाँ मिली, शिलालेख मिले, मंदिर मिले और भवन इसमें शामिल है। ठीक है, जबकि साहित्यिक स्रोत में हम बात करें, पुरातात्विक में क्या है, पुरातात्विक मतलब होता है जो खुदाई से जो अवशेष मिलते हैं, खुदाई से जैसे कि मूर्तियाँ मिली, सिक्के मिले, शिलालेख मिले, मंदिर मिले। तो इनसे हमको जानकारी मिलती है कि उस समय के जो राजा थे, ठीक है, किस जो है देवी देवता की पूजा करते थे, उनके जो है भाषा क्या थी, उनकी जो मुद्रा थी, किसके सिक्के चलवाए थे, सोने के थे फिर अन्य चीज़ की। तो ये सब जो हमको जो है जानकारी मिलती है। वही यदि हम साहित्य के स्रोतों की बात करें तो ये जो है साहित्यिक स्रोतों में जैसे कि वेद है हमारे पास, पुराण है, महाकाव्य है, बौद्ध जो जैन धर्म है के जो ग्रंथ हैं, या फिर बहुत सारे हमारे विदेशी यात्री हैं जो कि जब भारत आए तो उन्होंने अपने जो कि पाठों में या फिर अपने डायरियों में जो है यहाँ की स्थिति के बारे में लिखा है। तो इस तरह से हम प्राचीन इतिहास को समझ पाते हैं कि उस समय के मानव का जीवन कैसा था, कैसे वे रहते थे, उनकी जो है जीवन पद्धति कैसी थी, उनकी भाषा कैसी थी। तो ये सब चीज़ें हम जो जान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पुरातात्विक एकदम स्रोतों की बात करें तो खुदाई से प्राप्त जो अवशेष, जैसे कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, औजार प्राप्त हुए हैं, हथियार प्राप्त हुए, जीवाश्म प्राप्त हुए, तो उस समय के हम मानव जीवन के बारे में समझ सकते हैं कि उस समय के जो मानव जीवन था, किन किन औजारों को बना लिया था, कैसी जो इनकी जीवन पद्धति थी, खेती करता था कि नहीं करता था। तो इस तरह के इनको बारे में हम जान पाते हैं। उसके बाद है शिलालेख। तो उस समय के जो राजा हुए, बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, जैसे कि पत्थरों पर, स्तंभों पर उन्होंने जो लेख लिखवाए। जैसे कि अशोक का जो शिलालेख है, इसको जो है प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। और उस समय के राजा जो कि सिक्के जो चलवाए मुद्रा के लिए, किसी जो है व्यापार करने के लिए, वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए, तो तांबे की पट्टी पर लिखे गए जो है दान पात्र या फिर जो है आदेश, जिससे जो है शासक, संस्कृत और वाणिज्य की जानकारी जो है मिलती है। फिर है वास्तुकला, जैसे कि मंदिर, स्तूप, महल, किले और जो है मकबरे जैसी जो संरचनाएं उस समय की मिलती हैं। तो कैसे जो है व्यक्ति रहता था, इसकी भी जानकारी हमको मिलती है। उसके बाद चित्रकला और अन्य जो कलाकृतियाँ, क्योंकि उस समय के जो राजा हुए बहुत सारी मूर्तियाँ बनवाई, चित्र आकृतियाँ बनाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुफाओं, जो मंदिरों की जो चित्रकारी थी, जो शिल्प थे, जो मूर्तियाँ थी, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। वही हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसमें जैसे कि आपके धार्मिक ग्रंथ आते हैं, वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, रामायण आते हैं, महाभारत हो गया, पुराण, बौद्ध धर्म, जैन जो है ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों के माध्यम से जो उस समय की जो जीवन स्थिति थी, तो उसके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है थी, इसको जानने के बारे में। वही हम सांसारिक यदि हम साहित्य की बात करें तो इसमें जैसे कि नाटक उस समय के बहुत सारे लिखे गए, कविता लिखे गए, कैटल्यकार जो अर्थशास्त्र है, ये सभी क्या है, इतिहास को जानने के लिए जो हमको जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद है विदेशी यात्री। तो उस समय जो है जो कि बहुत सारे विदेशी यात्री जो कि जब भारत में भ्रमण करने के लिए आए, जैसे कि मेघ स्मिथ, फहियान और हेंगसान, ये जैसे जो यात्री थी, जब यहाँ घूमने आए तो उन्होंने एक एक लेख लिखा, क्योंकि ये सभी जो एक प्रकार के, ये कह सकते हो, ये यात्री तो थी ही, लेकिन साथ में कोई इतिहासकार था, कोई जो है नाटककार था, कोई क्या था। तो इस तरह से जो है इन्होंने यहाँ की कल्चर के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ की जीवन पद्धति के बारे में, यहाँ का जो राजा था उस समय की स्थिति का वर्णन किया है इन्होंने। तो इनके माध्यम से भी हम उस समय के इतिहास को समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि अभिलेख शास्त्र क्या है। अब आपने जो कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत जान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि अभिलेख शास्त्र क्या है, ठीक है। अभिलेख शास्त्र, जैसे कि उस समय के जो राजा हुए थे, बहुत सारे अभिलेख लिखा है, किसी चीज़ का जैसे निर्माण करवाया, जैसे कि आज कोई चीज़ जब निर्माण करवाते हैं
तो उस पर अभिलेख लिखाते हैं। एक कह सकते हो एक पत्थर का टुकड़ा लगाकर उस पर लिखते हैं कि ये इतने जो है समय से इतने समय निर्माण कराया गया, इसमें इतना लागत लगा है। तो ये सब चीज़ें पहले भी होती थी। तो अभिलेख शास्त्र क्या है? अभिलेख शास्त्र वह अध्ययन है जिसमें जो है कोई पत्थर या फिर जो है धातु या कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों का अध्ययन जो है किया जाता है। यह अभिलेख जो है प्राचीन शासकों के आदेश, धार्मिक अनुष्ठानों, दान पुण्य, ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। यह अभिलेख क्या करते हैं? यह अभिलेख जो प्राचीन जो शासक हुए हैं, जो राजा हुए हैं, उनके कौन कौन से आदेश थे जिस पर जो कार्य किए गए हैं, और उनके जो धार्मिक अनुष्ठान थे, जो उन्होंने दान पुण्य किया है, तो वे सभी जो है ऐतिहासिक घटना है उनकी जानकारी हमको देते हैं। और ये जो है स्रोत साहित्यकारों के लिए अमूल्य हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर अतीत के बारे में जानकारी देते हैं और जो इतिहास के पुनर्निर्माण में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। उसके हम अभिलेख शास्त्र के हम महत्व की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में अभिलेख जो है अतीत की घटनाओं जैसे कि सामाजिक घटना, धार्मिक स्थितियों को समझने में जो है हमारी मदद करता है। फिर है शासकों की जानकारी। तो अभिलेख शास्त्र जो है शासकों की जानकारी भी देता है, क्योंकि राजाओं के शासनकाल, उसकी जो है विजय और साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी भी मिलती है। जैसे कि उदाहरण के लिए पुलकेशी द्वितीय के बारे में एहोल जो अभिलेख है उससे हमको जानकारी मिलती है। वही यदि हम धार्मिक अध्ययन की बात करें तो कई अभिलेख जो है धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होते हैं, जैसे कि बौद्ध, जैन और जो है वैदिक जो है धर्म से संबंधित है अभिलेख हैं, क्योंकि उस समय के धर्म के बारे में हमको जानकारी देते हैं। फिर है भाषा लिपियों का अध्ययन। तो अभिलेख के माध्यम से प्राचीन भाषाओं, लिपियों जैसे कि ब्राह्मणी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, तो इसका विकास का अध्ययन भी हमको जो है कह सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त ये करता है। उसके बाद इसका जो अगला महत्व है वो है सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारी। तो अभिलेखों में जैसे कि जो राजा दान पुण्य किए हैं, जो उस समय के जो राजा व्यापार करते थे, जो उनकी आर्थिक गतिविधियाँ थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर है साहित्य और जो है काव्यात्मक महत्व। तो कुछ अभिलेख साहित्य और जो है काव्यात्मक उत्कृष्ट रचनाओं के का भी जो है उदाहरण होते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि पूरा लिपि शास्त्र क्या है, जिसको हम पैलियोग्राफी कहते हैं। फिर है जो कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, जिसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। उसके बाद है समुद्रगुप्त की जो 16 मुद्राएं इन्होंने चलवाई थी, इसका वर्णन कीजिए। फिर कालीबंगा क्या है और हड़प्पा से क्या समझते हैं। हड़प्पा जो आपकी संस्कृति है, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ से हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले पुरालिपि शास्त्र क्या है, इसको समझ लीजिए। तो पुरालिपि शास्त्र वह शास्त्र है जो प्राचीन लिपियों का अध्ययन और जो है उसकी जो है विवेचन करता है। इसमें जो है प्राचीन शिलालेख हो, अभिलेख हो और जो पांडुलिपियाँ थी उसको पढ़ने, उसको समझने की एक कला इसमें शामिल है। इसे जो है पुरालेख विधा या जो है पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है, जो प्राचीन लेखन के अध्ययन पर केंद्रित थी। मतलब जो है उस समय की जो लिपियाँ, किस लिपि में कोई लेख लिखाया गया है, तो उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है पुरालिपि शास्त्र से। इसके हम अध्ययन के बात करें, अध्ययन के विषय की, इतिहास शास्त्र जो है उन सामग्रियों का अध्ययन जो है करता है, जैसे कि जो मोहरे थे उस समय की, जो स्तूप थे, जो चट्टान थे, ताम्रपत्र, मंदिर की दीवारों और मूर्तियों पर जो उत्कीर्ण थी उस समय के, जो उन्होंने कह सकते हो जो लिपियाँ लिखवाई थी, जिस लिपि में कोई चीज़ लिखवाई थी। फिर है उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य जो है प्राचीन जो लेख की जो भाषा थी, जो लिपियाँ थी उस समय की, उसको समझने और प्राचीन इतिहास की जो संस्कृति थी उसकी यथार्थ जानकारी हमको मिलती है इनके माध्यम से। फिर इसमें हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि मुद्रा शास्त्र क्या है। मुद्रा शास्त्र जैसे कि प्राचीन समय में जो राजा हुए हैं उन्होंने कौन कौन सी मुद्रा चलाए हैं, तो उनके बारे में हमको जानकारी मुद्रा शास्त्र से मिलती है। तो मुद्रा शास्त्र जो है सिक्कों, टोकन और जो है कागजी मुद्रा और संबंधित वस्तुओं के अध्ययन और जो है संग्रह का एक विज्ञान है। इसमें न केवल जो है भौतिक वस्तुओं का संग्रह शामिल है, बल्कि उस भुगतान के तरीकों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, जिनका उपयोग लेन देन, वस्तुओं सेवाओं के जो आदान प्रदान, ऋणों जो होता था, जो कर्ज होता था, उसको निपटाने के लिए करते थे। अब मुद्रा शास्त्रियों का उद्देश्य जो है मुद्राओं के जो है भौतिक पहलू, जैसे कि डिजाइन उसका, उम्र उसकी क्या है और सामग्री, ऐतिहासिक और राजनीतिक जो संदर्भ है उसका अध्ययन भी जो है इसमें करना शामिल है। तो मुद्रा शास्त्र क्या है, तो उस समय के जो शासक हुए, जब राजा हुए हैं, उन्होंने जो है जो मुद्रा चलाए हैं, जैसे कि उसमें किस सन तक की, जैसे कि आज कोई सिक्का बनता है तो उसमें सन लिखा रहता है कि इसमें जो है सन में बना है। तो उस समय में जो कि जब भी सनवद में जो भी उन्होंने मुद्रा चलवाए तो उस पर भी उसका जो है वर्णन किया है। तो इस तरह से हमको जानकारी मिलती है कि इतने सनवद से इतने सनवद तक जो है इन राजा ने सिक्के चलवाए हैं।
तो उस समय जो देवी देवता की पूजा करते थे उस सिक्कों पर भी जो उसका वर्णन करते थे। तो इस तरह से हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है मुद्रा शास्त्र के माध्यम से। मुद्रा शास्त्र जो कि इसका उपयोग जो है जैसे कि वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए और कर्ज निपटाने के लिए किया जाता था। इस तरह से आपको लिखना है। इधर मुद्रा शास्त्र की मुख्य बातों की बात करें इसका अध्ययन क्षेत्र की, तो यह जो है सिक्कों और अन्य मुद्राओं के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके निर्माण और उपयोग के इतिहास का जो है अध्ययन है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि समुद्रगुप्त की जो 6 प्रकार की जो स्वर्ण मुद्राएं थी इन्होंने जारी की थी उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जिसमें जो है आपका मानक, गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ और व्याहंता और जो है बीड़ा वादक इसमें प्रकार इसमें शामिल है। इन मुद्राओं पर समुद्रगुप्त के शासनकाल, उसके इन्होंने जो विजय प्राप्त की है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को इसमें दर्शाया गया है। अब गुप्त काल में सोने के सिक्के को जो है दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्के जो है का प्रचलन था जिनको जो है दिनार कहा जाता था। इतनी आपको संक्षिप्त में जानकारी आपको देना है। फिर है कालीबंगा क्या है। कालीबंगा को जो हम प्राचीन इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो कालीबंगा जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पूरा तात्विक स्थल था जो जो घग्गर नदी के तट पर जो है स्थित था। यह जो है अपने पूर्व हड़प्पा दोनों चरणों के जो साक्ष्य थे उसके लिए जाना जाता है, जिसमें जो है सबसे पुराने जुते हुए खेत और अग्नि जो देवियाँ थी इसमें शामिल हैं। और इस स्थल का नाम जो है काली चूड़ियों के नाम से जो है लिया गया है जो इसकी खुदाई में जो है मिली थी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको बताना है। तो कालीबंगा क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो साक्ष्य हैं इसमें जो है प्राप्त हुए हैं। अब ऐसे लिख सकते हो जैसे कि देवी की मूर्तियाँ उस समय जो खेती करते थे लोग उसके भी यहाँ से चित्र जो है बरामद हुए हैं। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता, इसके पतन के क्या कारण है, एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है। इसकी विशेषता क्या है हड़प्पा सभ्यता की, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो हड़प्पा सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। जब हड़प्पा सभ्यता पूछे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता पूछे दोनों एक ही चीज़ है, घबराना आपको नहीं है। तो प्राचीन भारत की एक जो है जो कि कसन युगीन शहरी सभ्यता थी जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच जो है पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में विकसित हुई। यह जो है अपनी उन्नति, शहरी योजना, जल निकासी व्यवस्था, व्यापार नेटवर्क के लिए जो है जानी जाती है। इन सभ्यता के 2 प्रमुख जो है शहर थे, इसमें हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो था। ये दोनों शहर थे और जिनकी खोज क्रमशः हड़प्पा की जो है खोज 1921 में हुई थी, मोहनजोदड़ो की 1922 में इसकी खोज हुई थी। यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो जैसे कि शहरी नियोजन, तो हड़प्पा सभ्यता में जो शहर था सुनियोजित होते थे, मतलब जो है इसमें पक्की ईंटों से जो है बनी सड़कें थी और घर भी पक्के ईंटों के जो है बने होते थे। उसके बाद आया इनकी जो अगली विशेषता है जल निकासी व्यवस्था। तो जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसमें जो अपनी जो जल निकासी और स्वच्छता प्रणालियों के साथ ही प्रसिद्ध थी, जिसमें पक्की ईंटों के बनी जो है ढाली जो नालियाँ थी उसका उल्लेख इसमें मिलता है। फिर है व्यापार, तो इस सभ्यता के लोग जो है व्यापार में संलग्न थे। उन्होंने जो है अफगानिस्तान और ईरान जैसे जो क्षेत्र हैं उनसे व्यापार जो है करते थे। फिर है कला और जो है शिल्प, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों पर पके हुए जो कि मनके, चित्रित मिट्टी के बर्तन, तांबे की जो है कलाकृतियाँ और तकनीकी कौशल को जो दर्शाती है। फिर है धार्मिक जो है प्रथाएं, तो हालांकि कोई स्पष्ट मंदिर नहीं मिला है, माना जाता है कि लोग जो प्रजनन क्षमता की देवी की जो है पूजा करते थे और स्वास्तिक जैसे प्रतीकों का भी उपयोग जो है किया जाता था। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर है मोहनजोदड़ो को क्या है, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, जो कि एक स्थल है, वहाँ का एक शहर है। फिर है लोथल क्या है, आहत सिक्के क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और फिर इसमें अगला क्वेश्चन की प्राग और जो है पूरा इतिहास क्या है, इसको समझिएगा। फिर है जूनागढ़ अभिलेख क्या है, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वांटेड है, चलेगा। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो क्या है। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है कि मृतकों का एक टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन और नियोजित एक शहर था। ये क्या था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे जो स्थित है। इसकी खोज जो कि 1922 में जो कि राखलदास बनर्जी ने की थी। यह अपनी जो उन्नत नगर योजना, पक्की ईंटों से बने घर, बेहतरीन जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता था। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार भी था, अन्नागार भी था और सभा भवन जैसे जो महत्वपूर्ण स्थल थे ये भी पाए जाते थे, ये भी जो है पाए गए थे कि उस समय के लोग काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। अब यहाँ से
अगले क्वेश्चन की हम बात करें जो कि लोथल। लोथल क्या है? लोथल जो है गुजरात में स्थित एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता। तो उसका जो है एक बंदरगाह है। बंदरगाह किस लिए होते हैं? व्यापार करने के लिए। तो जो लगभग 2400 ईसा पूर्व जो है पुराना था और जो है 1954 में जो है खोजा गया। यह अपने विशाल जो है डाक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे जो है दुनिया के सबसे पुराने डाक में से एक जो है बनाता है और एक महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक केंद्र भी था। यहाँ से मोती, गहने, रत्न पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तक जो है निर्यात जो है किए जाते थे। निर्यात का मतलब यह होता है उसको बेचे जाते थे। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब आहत सिक्के क्या है, इसको भी समझ लीजिए। प्राचीन इतिहास में आहत सिक्के जो कि प्राचीन भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं। आहत सिक्के क्या है? प्राचीन भारत के सबसे पुराने सिक्के थे जो लगभग 500 ईसा पूर्व से जो है 200 ईसा पूर्व तक जो है प्रचलित में थे। इन्हें जो है पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन चाहे आहत सिक्के पूछे या फिर पंचमार्क सिक्के पूछे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और इन्हें जो है धातु के टुकड़ों पर जो है औजारों से जो है ठप्पा लगाकर चोट मारकर जो है बनाया जाता था। यहाँ से जो आपके सिक्के दिए हुए ये आहत सिक्के ही हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें जो है आहत सिक्के जो है कहते हैं। और इन सिक्कों पर जो है लेख नहीं होते थे, बल्कि इसमें जैसे कि मछली, पेड़, मोर, बैल, इस तरह की जो ज्यामितीय आकृतियाँ थी इसमें जो है होती थी, उसका प्रतीक थी। इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से प्राक इतिहास क्या है और जो है जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ये क्या है? तो ये जो है वह समय है जब मनुष्य ने जो है लिखना जो है नहीं सीखा था और इसके अतिरिक्त लिखित कोई भी अभिलेख नहीं है। जबकि पूरा जो इतिहास है जिसको हम आद्य इतिहास कहते हैं, यह जो है संक्रमणकालीन काल है जब लेखन कला का जो है विकास शुरू हुआ था, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था। उपलब्ध सामग्री सीमित है। प्रागैतिहासिक काल की हम बात करें तो इसकी जो है जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे कि पत्थर के औजार, बर्तनों से हमको मिलती है। वही यदि हम पूरा इतिहास की बात करें तो इसमें जो साहित्यिक साक्ष्य थे ये भी इसमें शामिल होने लगते हैं, अभी इनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। तो यहाँ से जो इसमें प्री जो हिस्ट्री है, जो पूरा इतिहास है, इसको सबसे पहले हम समझेंगे ये क्या है। तो यह जो है मानव इतिहास का एक विशाल जो है काल था जिसमें कोई जो है लिखित अभिलेख नहीं था और इसे जो है पूर्व साहित्यिक इतिहास भी जो है कहा जाता है। इसमें हम जानकारी के स्रोत की बात करें तो केवल जो है पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि पत्थर के औजार, गुफा का जो है चित्रकला और मिट्टी के बर्तन के माध्यम से हमको उनकी जो है जानकारी मिलती है। फिर है विशेष विशेषताओं की हम बात करें धर्ममुखी, तो इस काल में मानव जीवन जो है शिकारी और खाद्य संग्रहकर्ता पर आधारित था। मतलब इसमें जो मनुष्य था वो शिकार करके खाता था। ठीक है, फिर है उपकाल की हम बात करें तो इसके आगे जो है पूरा जो है पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल युगों में जो इसको विभाजित किया गया था। यदि हम पूरा इतिहास की बात करें तो ये क्या है, प्रोटो जो है हिस्ट्री क्या है, तो यह जो है एक संक्रमण काल है जो प्रागैतिहासिक काल के बाद और वास्तविक ऐतिहासिक काल से पहले आता है। और इस अवधि में लेखन प्रणाली जो है विकसित होना शुरू हुई लेकिन पूरी तरह से स्थापित नहीं होती। इसमें मनुष्य लिखना तो स्टार्ट कर दिया था लेकिन पूरी तरह से पढ़ा लिखा नहीं हुआ था। जानकारी के हम स्रोतों की बात करें तो इस काल की जानकारी हमको कैसे मिलती है, तो इस काल के बारे में जानकारी जो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनके साथ साथ शुरुआती साहित्यिक और जो अर्ध ऐतिहासिक जो स्रोत हैं इनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। वही तो इसके हम मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इस काल में जो है बस्तियां स्थायी होने लगी थी और पहले जो है स्थायी बस्तियां लगभग 9000 ईसा पूर्व में जो है स्थापित हुई। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें तो भारत में इसे आमतौर पर सैंधव सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता से जो है जोड़ा जाता है जिसके आसपास एक लेखन प्रणाली थी, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। तो हम संक्षेप में कहे तो जो प्री आपके इतिहास है, पहले का इतिहास, तो इसका संबंध जो है लेखन से पहले के जो है काल से था। मतलब जो है जब मनुष्य लिखा पढ़ा लिखा नहीं था तो उससे पहले का इतिहास का इसका जो है संबंध है उससे, और इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। जबकि पूरा इतिहास क्या है, एक ऐसा काल है जिसमें लेखन की शुरुआत तो हो गई थी लेकिन यह पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से जूनागढ़ अभिलेख क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से लेके आए हुए हैं। एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका जो है हम छूटने नहीं देंगे। क्वेश्चन को आपको समझ लेना है कि आपको लिख के क्या आना है। तो जूनागढ़ अभिलेख क्या, इसको समझ लीजिए। तो गुजरात के जूनागढ़ के पास जो कि गिरनार पहाड़ी पर स्थित है और इसमें जो है 3 राजाओं, कौन 3 राजाएं थे, एक अशोक थे, रुद्रदामन थे प्रथम और स्कंदगुप्त,
कि इसमें अभिलेख हैं, इनके जो शासन इन्होंने किया है इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के अभिलेख विशेष रूप से जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है जो लिखे गए थे संस्कृत गद्य में लिखे गए थे। ठीक है, एक जो है उच्च स्तरीय जो प्राचीन अभिलेख हैं, जिसमें जो कि रुद्रदामन जो थे इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और विभिन्न जो लड़ाइयाँ थी जो इन्होंने जो जीता है उसका भी विवरण हमको जो है इसी जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जूनागढ़ अभिलेख में किन राजाओं का जो उल्लेख मिलता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक जी के बारे में जानकारी मिलती है, रुद्रदामन के बारे में, प्रथम के बारे में और जो है स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है, पॉइंट को हर एक बारीकी से आपको लेके चलेंगे हम। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आ गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसमें आपका एक्स्ट्रा पर्सन 2 से 3 रहेंगे ज़्यादा, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, सेक्शन बी वासी गारंटी के साथ कहता हूं इससे बाहर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेक्शन ए में हो सकता है एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ज़्यादा नहीं, हो सकता है एक क्वेश्चन अलग से कहीं से आ जाए, नहीं तो मैं जितने भी क्वेश्चन इसमें ऐड किया है तो अन्य कोई भी आना ही नहीं चाहिए। मैंने सभी संपूर्ण पाठ्यक्रम से क्वेश्चनों को उठाया है। तो चलेगा सेक्शन बी को भी हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन के पुरातत्व और भूगर्भ विज्ञान के मध्य संबंध क्या है उसको समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, उसके बाद है प्राचीन इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेख का क्या महत्व है, उस पर आपको प्रकाश डालना है। मतलब प्राचीन जो इतिहास है उसके जो स्रोत है उसके बारे में जो जानकारी अभिलेखों से मिलती है, इसका महत्व क्या है। फिर है स्कंदगुप्त की जो जो कह सकते हो प्रयाग जो प्रशस्ति है, इसके ऐतिहासिक महत्व की आपको विवेचना करना है। ठीक है, तो सभी को हम देखेंगे। पहले बात हम ये पुरातत्व और जो है भूगर्भ विज्ञान क्या है इसको हम समझेंगे। इनके बीच में जो है गहरा संबंध है, और जहां भूगर्भ विज्ञान पुरातत्व को स्थल निर्माण इतिहास को समझने और पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण, उसके वितरण को विश्लेषण करने और प्राचीन पर्यावरणीय परिस्थिति को पुनर्निर्माण करने में जो है मदद करता है। जबकि भू जो पुराविद जो है ये जो है पृथ्वी विज्ञान की विधियों का उपयोग करके पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ पर्यावरण के इतिहास और मानवीय गतिविधियों को समझने में जो है ये मदद या फिर उसमें जो है भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। फिर है हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसकी यहाँ से हम विशेषता देखेंगे। इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन भारत की एक जो कि कस्य युगीन शहरी सभ्यता थी, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में विकसित हुई। यह अपनी जो है उन्नत शहरी नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार नेटवर्क के लिए जो है जानी जाती है। इस सभ्यता के जो है 2 प्रमुख शहर थे, एक था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदाड़ो, जिसकी क्रमशः खोज जो 1921 1922 में हुई थी। अब इसकी विशेषताओं की बात करें, वैसे तो इसकी विशेषता मैंने करा दी है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वांटेड है। 100% की गारंटी के साथ कहता हूँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। इसकी विशेषता क्या है, जैसे कि सभ्यता में शहरी नियोजन, तो हड़प्पा सभ्यता में जो शहर थे बहुत ही अच्छे बने हुए थे, सुनियोजित थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे शहर, सड़कें भी अच्छी थी। वही हम जल निकासी की बात करें तो जल निकासी इस सभ्यता में काफ़ी जल निकासी की भी व्यवस्था थी। ठीक है, और इसमें जो पक्की ईंटों की जो नालियाँ थी ये भी बनी थी। व्यापार की हम बात करें तो इस सभ्यता में लोग जो व्यापार में संलग्न थे। उन्होंने जो है अफगानिस्तान, ईरान जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार जो है करना शुरू कर दिया था। फिर है कला और शिल्प, तो इसमें जो है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसे जो स्थल थे, ठीक है, जो स्थान थे, उनमें जो है विभिन्न जो चित्रित जो मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, जो तांबे के कलाकृतियाँ मिली हैं, तो उस समय की जो तकनीकी थी उसको दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद धार्मिक यदि हम प्रथाओं की बात करें तो हालांकि कोई भी मंदिर जो है इस सभ्यता में नहीं मिला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लोग जो है प्रजनन क्षमता की जो देवी थी उसका पूजा करते थे और स्वास्तिक जैसे प्रतीकों का भी उपयोग जिसमें किया जाता था। इस तरह से आपको लिखना है। अब है प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के रूप में जो अभिलेख है ये क्या है, तो अभिलेख का काफ़ी महत्व है, क्योंकि वे जो है प्रत्यक्ष और विश्वसनीय जानकारी जो है प्रदान करते हैं। अभिलेख से जो है तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धर्म परिस्थितियों के साथ साथ जो है राजवंशों का भी सही कालानुक्रम और जो शासन काल था उसको जानने में जो है मदद मिलती है। ये जो है विश्वसनीय दस्तावेज इतिहास का आधार बनते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों को प्रमाणित भी ये करते हैं। ठीक है भैया, तो इसके हम महत्व की बात करें अभिलेखों की, जैसे कि राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी, तो ये जो अभिलेख है उस समय की जो राजा हुए हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनका प्रशासन कैसा था, तो उसके बारे में हमको जानकारी देते हैं। जैसे कि अभिलेख से जो शासक थे उन्होंने जो विजय प्राप्त की है, शासक की व्यवस्था कैसी थी, इनकी जानकारी मिलती है। उदाहरण के जैसे कि एरोल जो अभिलेख है, इससे जो पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय का उल्लेख मिलता है।
अगले दम महत्व की बात करें तो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति, तो अभिलेखों से जो है समाज की संरचना, वर्ग भेद, भूमि संबंधों, व्यापार आदि के बारे में जो है पता चलता है। जैसे कि दान संबंधी अभिलेख थे, धार्मिक जो संस्थानों से संबंधित अभिलेख थे, तो इस तरह से इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर है धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, तो अभिलेख से जो है विभिन्न जो है धार्मिक संप्रदाय, संस्थाओं, प्रथाओं और उनके जो इतिहास का भी पता चलता है। इससे जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और धार्मिक जो परंपराएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर है भाषा और लिपि, तो जो है अभिलेखों में जो जिस भी भाषा में लिखा गया है, जो लिपियां लिखी गई हैं जैसे कि ब्राह्मणी या फिर खरोष्ठी, तो इसका अध्ययन और भाषा की लिपि के विकास को समझने में जो है मदद मिलती है। और साथ ही ये जो मूर्तियां थी, जो वास्तुकला थी, जो कला के इतिहास थे, इस पर भी प्रकाश से डालते हैं। तो इस तरह से इसकी आपको जो है महत्व को लिखना है। और भी इसके महत्व जैसे कि समय और स्थान का जो है निर्धारण, तो अभिलेख पर जो है उस समय इस स्थान, मतलब उस समय का जो स्थान था उसका भी उसमें संदर्भ मिलता है अभिलेख पर, और कब किस चीज़ का निर्माण करवाया गया है, उसका जो कालक्रम था वो भी जो है उसको भी समझने में जो है मदद मिलती है। फिर है कि विदेशों जो है संबंध, तो विदेश से मिले अभिलेख जैसे कि एशिया माइनर का जो कि बोगाज कोई अभिलेख, जो हमें अतीत विदेशी जो संबंध है उसको समझने में जो है मदद करते हैं। तो हम संक्षेप में कहिए तो अभिलेख जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए विश्वसनीय और प्रत्यक्ष स्रोतों में से एक है, जो हमें अतीत की घटनाओं और जीवन के एक प्रमाणिक तस्वीर जो है प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि जो कि था कि प्रयाग जो है प्रशस्ति, ये क्या है इसको समझिए। तो एक ऐतिहासिक जो है महत्व है, जो कि गुप्त काल, खासकर जो समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां थी उनके बारे में यह हमको जानकारी देता है। या जो है समुद्रगुप्त की सैन्य जो विजय थी इनकी, उनके साम्राज्य का जो विस्तार हुआ है, उनके जो व्यक्तित्व के जो विभिन्न जो पहलू थे उनको दर्शाता है यह अभिलेख। ठीक है, और जिसमें जो है उनकी वीरता, उनकी जो है कला, उनका जो संगीत प्रेम था, जो उनका धार्मिक की सहगुणता थी, ये भी इसमें शामिल थी। यह जो है प्रशस्ति इतिहास को जानने के लिए एक अनमोल दस्तावेज है, क्योंकि इससे जो है हमारी प्राचीन इतिहास है, उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था, जो सांस्कृतिक जीवन था, तो उनके बारे में हमको जानकारी जो है बहुमूल्य हमको जो प्रदान करता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। इसके हम ऐतिहासिक महत्व की बात करें, ठीक है, तो समुद्रगुप्त की जो विजय का विवरण इसमें दिया जाता है, फिर इससे हमको मिलता है। तो प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए जो राज्य थे, उनकी जो सैन्य जो सफलता थी, उसका विस्तृत वर्णन जो करता है, जो उसे जो एक महान विजेता के रूप में जो प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से गुप्त काल में जो सिक्के चलवाए गए हैं उसका वर्णन कीजिए। तो गुप्त काल के सिक्के अपने जो उत्कृष्ट कारीगरी और सोने की शुद्धता के लिए जो प्रसिद्ध थे, जिन्हें जो अक्सर दिनार भी कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो सिक्के चलवाए गए थे सोने के, उनको दिनार कहा जाता था। और इन सिक्कों का पर जो है राजा या फिर जो है देवी देवता या फिर जो है महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे जो है अश्वमेघ यज्ञ या फिर जो विवाह संबंध के चित्र जो होते थे। इन सिक्कों का उपयोग केवल लेन देन के लिए नहीं होता था, उसके लिए तो होता ही था, साथ में गुप्त शासकों की उपलब्धियां और सांस्कृतिक समृद्धि को भी जो है प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर है कि कुषाणकालीन सोने के सिक्के, ठीक है, तो कुषाणकालीन जो सिक्के थे इनको भी जो है दिनार ही कहते थे, जिनका वजन जो है 8 ग्राम का होता था। ये जो है रोमन दिनार पर आधारित थे, और इन सिक्कों पर अक्सर जो है राजा, यूनानी, रोमन, ईरानी देवी देवताओं के साथ साथ जो शिव जी की आकृतियां भी होती थी। इनका प्रयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होता था, और इनकी गुणवत्ता संख्या व्यापारिक गतिविधियों के स्तर में जो है बदलती रहती थी। यदि हम सोने के सिक्कों की विशेषताओं की बात करें इस काल के, तो सोने के सिक्कों को जो है दिनार या जो है सुवर्ण जो है कहा जाता था। वजन की बात करें तो दिनार का जो वजन जो है लगभग 8 ग्राम का होता था। चित्र की बात करें तो सिक्कों पर कौन से चित्र बनवाए जाते थे, तो जो है जिसके जो मुख भाग पर राजा की आकृति होती थी, जो अक्सर यूनानी या जो है रोमन शैली में होती थी। और पृष्ठ भाग में जो है विभिन्न देवी देवताओं जैसे कि शिव जी की, नंदी जी की, फिर जो है सिंह जो है सनासीन देवी की जो आकृतियां इसमें जो है मिलती थी। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्यकालीन जो ब्राह्मणी जो लिपि थी, इसकी विशेषताओं का आपको जो है वर्णन करना है। तो इसको भी देख लीजिएगा। तो मौर्यकालीन जो ब्राह्मणी लिपि है, जिसको मौर्य काल की प्रमुख लिपि थी, जिसका जो उपयोग सम्राट अशोक के अभिलेखों में जो है किया गया था, यह भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है, और अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी भी ये मानी जाती है। इस लिपि का इस्तेमाल जैसे कि चट्टान थी उस पर इसका उपयोग किया जाता था, गुफाओं के लिए पत्थरों और तांबे की पट्टियों पर इसका उपयोग होता था। यह एक जो है बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ साथ एक व्यापक भी हो गई थी। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है ब्राह्मी लिपि की, जैसे कि प्राचीन लिपि, तो भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है।
जिसका प्रयोग सम्राट अशोक जो है अपने शिलालेख में जो है करता था। फिर है लेखन दिशा। तो ये जो अभिलेख है या जो लिपि है, ठीक है, ये जो है बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। ये किस ओर से लिखी जाती है? ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। फिर है क्योंकि अबू जो है गेड़ा, तो यह जो है एक अबू गेड़ा है, जिसका अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यंजन के साथ एक अंतर्निहित स्वर होता है और स्वर को जो है दर्शाने के लिए मात्राओं का जो उपयोग किया जाता था, जो व्यंजन के जो है चारों और जो है विशेष चिन्हों के रूप में जो है होते थे। फिर है आधुनिक लिपियों की जो है जननी, तो यह जो है देवनागरी, गुप्त लिपि और जो शारदा लिपि है, जैसे जो भारतीय लिपि है, उनकी जननी है। अब यह जो सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया, तो इसके हम प्रश्नों की बात करें, तो इसमें 4 प्रश्न आएंगे, जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो इसका पहला प्रश्न देखिएगा कि भारत की जो नवपाषाण कालीन जो संस्कृत है, उसकी विशेषता क्या है। फिर है लंबवत और क्षैतिज जो है उत्खनन क्या है। उसके बाद है प्राचीन भारत में सिक्के निर्माण करने की विधियों को वर्णन करना है। फिर है प्राचीन प्राचीन जो है भारतीय इतिहास को जानने के रूप में सिक्के का क्या महत्व है, इसकी विवेचना करना है। तो भारत की जो नवपाषाण कालीन जो संस्कृत है, उसको समझेंगे। तो इस संस्कृत में जैसे कि कृषि, पशुपालन, स्थायी गांव की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण विशेषता इसमें थी, जो लगभग 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है चली। इस युग में जो है पालिश किए गए जो पत्थर के औजार थे और साथ साथ मिट्टी के बर्तन का भी निर्माण, पहिए का आविष्कार जैसी प्रगति जो हुई थी। महत्वपूर्ण स्थलों में जो कि बलुचिस्तान का जो है मेहरगढ़ सबसे पुराना है, और बुर्ज होम और जो है गुपकराल, चिरांद और जो है उटनूर इसमें जो है शामिल है। इसकी तो विशेषताओं की बात करें तो कृषि और पशुपालन, तो लोग जो है शिकार और संग्रह के बजाय इसमें पौधों की जो है खेती होती थी। पालतू पशु जैसे कि भेड़ बकरियां का भी कह सकते हो पालन ये करते थे। रागी, चना, चावल, गेहूं जैसी जो फसलें भी उगाई जाती थी। स्थायी धन वस्तुओं की बात करें तो लोगों ने जो है स्थायी जो है गांव बसाए, जो झीलों और नदियों के पास थे। कुछ जो है घरों की छतें जो है घास और दीवारों की मिट्टी से की जो है होती थी। कहते हैं औजार उपकरण की बात करें तो इसमें जो है औजार जो है पालिश किए होते थे और अधिक कुशल थे, जिसमें जो है कुल्हाड़ी, छेनी, सूक्ष्म ब्लेड आदि इसमें जो है शामिल थे। मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो इस काल में मिट्टी के बर्तन का भी निर्माण जो है शुरू हुआ था, जो चटाई के चटाई की छाप वाले काले पालिश किए हुए जो भूरे रंग के होते थे। अगला क्वेश्चन की बात की कि उत्खनन का अर्थ क्या होता है। उत्खनन और उत्खनन के प्रकारों को वर्णन कीजिए। तो उत्खनन का अर्थ होता है कि जमीन से खुदाई करके जो चीजें निकाली जाती है उसको हम उत्खनन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। जैसे कि खनिज, पुरातात्विक वस्तुएं जिनका उपयोग जो है निर्माण के लिए, सामग्री निकालने के लिए, फिर जो प्राचीन जो कला आकृतियां हैं या फिर जो जीवाश्म है उसको खोजने के लिए किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अतीत की सभ्यता थी, पहले की जो सभ्यता थी, जो संस्कृत थी, वो इतिहास के बारे में हमको जो है जानकारी प्रदान जो है करती है। ठीक है, तो मतलब उत्खनन क्या है? जमीन के नीचे से खोदे गए जो शिलालेख होते हैं, जो चीजें निकलती हैं, जो उस समय के कल्चर के बारे में हमको जानकारी देती है, इतिहास को समझने में हमको मदद करती है, उसी को उत्खनन कहते हैं। अब उत्खनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लंबवत, एक होता है क्षैतिज उत्खनन। तो इसके बीच में अंतर क्या है इसको भी समझाइए। तो लंबवत जो उत्खनन है ये समय के साथ जो है कलानुक्रमित अनुक्रम जो है ये दिखाता है, जबकि क्षैतिज उत्खनन एक ही समय अवधि में एक बड़े क्षेत्र में सांस्कृतिक और स्थानिक संबंधों को जो उजागर करती है। तो लंबवत उत्खनन में किसी जो है पूरा स्थल की परतें और कालक्रम का जो है पता चलता है, जबकि क्षैतिज जो उत्खनन है इसमें विशिष्ट सांस्कृतिक स्तर की पूरी तस्वीर सामने आती है। पुरातत्वविदों द्वारा दोनों विधियों का उपयोग एक साथ किया जाता है ताकि एक पुरातात्विक स्थल की व्यापक और संपूर्ण समझ प्राप्त हो सके। इसके बीच में हम अंतर की बात करें, ठीक है, जैसे कि जो लंबवत उत्खनन है और जो क्षैतिज उत्खनन है, इसमें हम मुख्य विशेषताओं की बात करें तो कलानुक्रमिक इसमें जो है क्रम और विभिन्न परतों के विकास को इसमें जो है समझा जाता है। जबकि क्षैतिज में क्या है, इसमें किसी विशेष समय अवधि के एक बड़े क्षेत्र में सांस्कृतिक और स्थानिक जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। वही हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो एक जो है छोटे क्षेत्र में गहराई तक जो है खुदाई इसमें जो है शामिल है। ठीक है, एक छोटे क्षेत्र में गहराई तक खुदाई करना इस लंबवत में शामिल है, जबकि क्षैतिज में क्या है, एक जो बड़े क्षेत्र में फैले हुए अपेक्षाकृत उथला जो है इसमें उत्खनन है। ठीक है, लंबवत और क्षैतिज क्या है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जैसे कि इस तरह से जो होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो एक लंबवत खोजा जाता है, एक जो है कह सकते हो वर्टिकल जो है किसी चीज की खुदाई करके जो है जानकारी प्राप्त होती है। हम जानकारियों की बात करें तो जो है समय के साथ जो लंबवत में है, समय के साथ स्थान पर सभ्यता के जो विकास के विभिन्न जो चरण थे उसको उजागर करता है। वही हम
क्षैतिज की बात करें तो किसी विशेष जो है संस्कृत चरण में एक ही समय में क्या गतिविधियां हो रही हैं, इसकी पूरी तस्वीर ये जो है देती है। उदाहरण के लिए जैसे कि बात करें हम लंबवत में, तो किसी जो है टीले की विभिन्न जो परतों की जो है गहराई से जो है अध्ययन करना, ताकि यह जो है पता लगाया जा सके कि पहले कौन सी सभ्यता यहाँ जो है निवास करती थी। तो लंबवत में क्या करते हैं, बहुत ही गहराई से खुदाई करते हैं, जिससे हम उस सभ्यता के बारे में हम पता करते हैं कि यहाँ पर कौन सी सभ्यता सबसे पहले रहती थी, निवास करती थी। वही यदि हम वर्टिकल में बात करें क्षैतिज में, तो मोहनजोदाड़ो और तक्षशिला के जो सिरकप थे, जैसे किसी स्थल के विशेष सांस्कृतिक स्तर का विस्तृत अध्ययन जो है इसमें शामिल है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में सिक्के बनाने की मुख्य विधि क्या है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में सिक्के बनाने की जो विधि थी उसको हम पंच मार्किंग कहते थे। ठीक है, जिसमें जो है धातु के टुकड़ों को जो है पीट कर चादर बनाया जाता था, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े काटकर उन पर विभिन्न जो है पंचों मतलब जो है ठप्पा के चिन्ह जो है बनाए जाते थे। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले धातु को पिघलाकर साफ करने पात्र में जो है गर्म किया जाता था, फिर उन्हें जो है निहाई पर रखकर पीटा जाता था और छोटे टुकड़ों में काटा जाता था। इन टुकड़ों को फिर से पंचों से जो है जो कि ठोक कर सिक्के का रूप जो है दिया जाता था। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके चरण क्या थे पंच मार्किंग विधि की, तो इसमें जो है धातु की तैयारी थी। सबसे पहले जो धातु होती थी उसको पिघलाकर जो है साफ किया जाता था, फिर जो कि चपटी जो है चादर बनाना, तो धातु को जो है निहाई पर रखकर हथौड़े से जो है पीट कर उसको पतला बनाया जाता था, फिर है टुकड़े जो है काटना, तो उसको बाद में उसको टुकड़े में काटा जाता था, छोटे छोटे टुकड़े उसके बनाए जाते थे। फिर जो है पंचिंग, तो जो है धातु के उन टुकड़ों को जो है अलग अलग करके पंचों से जो है दबाकर उन पर जो है चिन्ह लगाए जाते थे, और सिक्के के विभिन्न भागों को अलग अलग प्रतीकों चिन्हों अक्षरों को अंकित करके कई जो है पंचों का उपयोग जो है किया जाता था। इस तरह से आपको लिखना है। पंच मार्किंग का यह जो है तरीका सबसे प्राचीनतम सिक्का निर्माण की जो है तकनीकी मानी जाती है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है शुरू हुई थी। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना है। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास को जानने के रूप में सिक्कों का क्या महत्व है, इसको भी उल्लेख कीजिए। तो प्राचीन इतिहास के स्रोतों के रूप में सिक्के का क्या महत्व है, इसको भी समझ लीजिए। तो प्राचीन इतिहास की संरचना में सिक्के का महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में सिक्के जो है अभिलेखों में भी महत्वपूर्ण है। सिक्कों का क्षेत्र जो है यद्यप सीमित है, फिर भी इसमें से जो अतिशयोक्तियों की कोई भी गुंजाइश नहीं है। भारत में प्राचीनतम सिक्के जो अब तक कम मात्रा में मिले हैं उनको हम आहत सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों को जो है राजा की आज्ञा से जो है श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता था, उनके द्वारा बनाया जाता था, उनके आदेशों से, जो कि राज के जो कामकाज होते थे, व्यापार होता था, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मौर्यों के पतन के बाद प्रजातंत्रों को पुनः जो है बढ़ने का अवसर मिला। इसके मालव, अर्जुनायन जो है, योधेव, कोडिन आदि ने जो है अच्छी तरह से सिक्के जो है चलवाए। ठीक है, ईसा पूर्व दूसरी से लेकर के जो है 12वीं शताब्दी तक इतिहास के विविध पक्षों को उद्घाटित करने में इनकी काफ़ी सहायता जो है मिलती है। तो इस तरह से आपको लिखना। फिर है अभिलेख किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो अभिलेख क्या है, जैसे कि उस समय के जो राजा हुए थे जो अभिलेख लिखाए थे, चाहे पत्थरों पे लिखाए है फिर शिलाओं पर, ठीक है, उसी को अभिलेख कहते हैं। तो पत्थरों और शिलाओं पर खुदे हुए जो लेख होते हैं उसी को अभिलेख कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अभिलेखों का जो है ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। अभिलेखों के कारण ही इतिहास के अनेक जो युग थे, जो अंधकार थे, ये जो है हम युगों के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर पाते हैं, उस समय के शासन कालों के बारे में। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। अब इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण है, एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी समझ लीजिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, इसका पतन जो है कई संभावित इसके कारण जो है पता चलते हैं। इतिहासकार जो पुरावित्त जो शास्त्री हैं उनके आधार पर इसके बहुत सारे कारण जो है जिम्मेदार हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि नदी मार्ग जो है बदलना। तो सिंधु घाटी और उसकी जो सहायक नदियाँ थी ये जो है मार्ग बदलती हैं, और सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण जो है इनको ही माना जाता है, क्योंकि नदियों का मार्ग बदल जाने के कारण जो कृषि करते थे लोग और जल जो स्रोत थे प्रभावित हुए थे। फिर है बाढ़ और सूखा। तो अत्यधिक जो है बाढ़ और लंबे समय तक सूखा पड़ने से खेती और जो जलापूर्ति बाधित हुई थी, जिसके कारण जो है इस सभ्यता का जो है पतन हुआ। फिर है भूकंप। तो भूगर्भीय हलचल के कारण जलवायु जो नदियाँ थी ये प्रवाह में अपरिवर्तित हो सकती थी, इसके कारण भी मानते हैं इसको भी। फिर है जलवायु परिवर्तन। तो लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन जैसे कि सूखा पड़ना, इससे जो है कृषि और जो सिंचाई की व्यवस्था थी पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। फिर है संकट जो है आर्थिक संकट। तो सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर जो है निर्भर थी। पर्यावरणीय बदलाव, प्राकृतिक जो आपदाएं थी, इन्होंने जो है कृषि उत्पादन में गिरावट लाई, जिससे जो है व्यापार ठप हो गया।
यही इसका पतन का कारण बना। आर्यों का जो कि आगमन भी मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से जो सभ्यता है इसका जो है पतन में काफ़ी योगदान दिया। और हालांकि इस पर जो है विवाद है और इससे जो है व्यापक रूप से स्वीकार जो है नहीं किया गया है। फिर है शहरी व्यवस्था का पतन। तो नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली जैसी बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव में कमी आई और इससे जो है शहर में रहने वाले लोग जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे जो है अन्य क्षेत्रों में जो है पलायन कर दिए। फिर है सामाजिक और राजनीतिक जो है विघटन। तो सभ्यता में एक केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी जिससे बाहरी दबाव का सामना करना मुश्किल हो गया था। फिर है संक्रमण और जो है बीमारियां। तो घनी आबादी और खराब स्वच्छता के कारण बीमारियां जो फैल रही थी जिससे जनसंख्या में कमी आई। निष्कर्ष की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ था, बल्कि कारण बहुत सारे इसके कारण थे, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और सामाजिक विघटन जैसे कारकों ने मिलकर जो है इसको कमजोर किया और धीरे धीरे इसके क्षेत्र कह सकते हो उसका पतन का कारण बना। यहाँ से लोग जो है पलायन करके अन्य स्थान पर जाने लगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कुषाण कालीन मुद्राओं पर जो है प्रकाश डालिए। कुषाण कालीन या फिर जो है बिम जो कि कटफिसेस सिक्के, दोनों एक ही चीज़ है, या फिर फिजोल जो है कटफिसेस सिक्के, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कुषाण कालीन सिक्के, कुषाण कालीन जो है भारत में जिन सिक्कों का जो है चलन था यूनानी रोम के सिक्के की जो है नकल के रूप में बनाया गया था। इस प्रकार के सिक्के के जो है अग्रभाग में हर्मियम का चित्र और यूनानी लिपि में उसका जो है नाम जो है कह सकती हो उपाधियाँ थी, और पृष्ठ भाग में खरोष्टी लिपि आकृति भाषा में जो कि कोजुल जो कि कटफिसेस का नाम था। और इस राजा ने अपने जो है शासनकाल में 16 सिक्के रोमन नामक की जो है भांति चलवाए। कुछ जो है सिक्कों पर शिव का चित्र भी बना हुआ था। कनिष्ठ प्रथम ने के शासनकाल में जो सिक्के चलवाए गए थे उनका अग्रभाग एक समान था। और यदि हम बात करें तो वासुदेव प्रथम के शासनकाल में सिक्के पर जो है महादेव की प्रतिमा बनी नजर आती है। और कुषाण राजाओं के शासनकाल में सिक्के जो है अफगानिस्तान, सिस्तान जो है पंजाब से प्राप्त हुए हैं, जो सोने चांदी के जो है बने हुए हैं और इन जो है सिक्कों की बनावट अच्छी नहीं है। ठीक है, मुद्रा शास्त्र के कुछ विद्वानों ने सिक्कों को दो भागों में बांटा। एक बांटा है और जो कि दोछो देवी वाले सिक्के, दूसरा है शिवनंदी वाले सिक्के। ठीक है, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन था कि कुमार गुप्त का जो है मंदौर अभिलेख क्या है और अशोक का 13वां अभिलेख क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो कुमार गुप्त का जो मंदौर अभिलेख है ये मध्य प्रदेश के मंदौर से जो है मिला है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शिलालेख है जिसमें उसके जो है राज्यपाल जो कि बंधु वर्मा के शासनकाल और रेशम बुनकर के जो कि संघ द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन इसमें मिलता है। इस शिलालेख की रचना वत्य भट्टी ने की थी। यह जो है गुप्त काल के स्थानीय प्रशासन, आर्थिक जो है गतिविधियों और व्यापारिक संघों की भूमिका पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। फिर है अशोक का 13वां जो है शिलालेख। तो अशोक ने जो है कालिंग युद्ध और उसके बाद हृदय इनका जो अशोक का था काफी परिवर्तन के बारे में बताता है अभिलेख। यह बताता है कि कालिंग युग से काफी जो है क्षति हुई थी अशोक को। ठीक, काफी इसमें रक्तपात हुआ, काफी लोगों की जान गई। तो युद्ध के जो है बजाय इन्होंने जो है धम्म विजय का जो है रास्ता अपनाया और इस शिलालेख में कालिंग के विजय का उल्लेख मिलता है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि सीमावर्ती राज्यों और 5 यूनानी राजाओं के मध्य धम्म के कारण ही अशोक ने जीत हासिल की थी। धम्म क्या है इसको समझ लीजिए। तो मुख्य बिंदु से जैसे कि कालिंग युद्ध का वर्णन है, तो अशोक के अपने राज अभिषेक 8वें जो है वर्ष के कालिंग पर युद्ध प्राप्त की। इस युद्ध में लाखों जो है लोग मारे गए और घायल हुए, तो लाखों को जो है निर्वासित किया गया। उसके बाद हृदय परिवर्तन इनका हो गया। तो ये जो है जो कि ये भयानक जब नरसंहार हुआ तो अशोक जो है काफी इनको आघात पहुंचा, इनका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने जो है युद्ध को की जो नीति थी उसको त्याग दिया, फिर इन्होंने जो है धम्म नीति अपनाई। तो उसके युद्ध के बाद अशोक ने जो है धम्म विजय की संकल्पना लिया और जिसमें जो है अपने धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त करने पर जोर दिया। ठीक है, फिर है पड़ोसी राज्यों का उल्लेख। तो इस जो है शिलालेख में उन पड़ोसी राज्यों का भी उल्लेख मिलता है जिन पर अशोक ने धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त की, जैसे कि 5 यूनानी राजा। उसके बाद है मध्य पाषाण कालीन क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो ये जो है ये क्या है, तो ये जो है 10,000 से लेकर जो है 10,000 से लेकर के 3500 ईसा पूर्व के समय में मध्य पाषाण काल जो है कहा जाता है। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे थे जिन्हें जो है मैकोलिथ जो है कहते थे। पूरा काल में जो है प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ जो कि क्वार्टजाइट के नाम से जो है इस काल में जो है जो कि जेस्पर, एगेट,
चट, चाल और जो है मालवा गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मैसूर में पाए जाते थे। और इस जो है काल में कुछ अवशेष उत्तर प्रदेश के जो कि सिगरौली, बांदा और विंध्य क्षेत्रों में भी जो है प्राप्त हुए हैं। तो पूर्व पाषाण कालीन की अपेक्षा मध्य पाषाण काल के लोग का जीवन काफी भिन्न था। उनका जीवन जो अधिकांश रूप से शिकार पर निर्भर था, फिर भी वे जो है गाय, बैल, बकरी, जंगली सुअर इसका शिकार करने में लगे थे। ये जो है कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे। और मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और जो है राजस्थान के बागौर में पशुपालन का साक्ष्य इस कला को जो है प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रकार के काल में अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग जो है कृषि पशुपालन को और आकर्षित हो रहे थे। इस काल में जो मनुष्य था, क्योंकि अस्थिपंजर शरीर की प्रतिरूपों का भी पहला अवशेष जो कि प्रतापगढ़ से मिला है, ठीक है। और इस जो है समय की मिली जो उपाधियां हैं, इससे स्पष्ट होता कि लोग जो है अत्यष्ट क्रिया से जो है परिचित थे। मानव अस्थिपंजर के साथ साथ कहीं कहीं पर कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिलते हैं, तो इससे प्रतीत होता कि उस काल में जो है कुत्ते भी जो है पाले जाते थे, कुत्ते भी थे, ठीक है। अब यहाँ से पूरा जो है पाषाण काल क्या है उसको भी समझ लीजिए, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। तो यह जो है युग का वह चरण है जो लगभग 25 से जो है 20 लाख वर्ष पहले, जो कि 12,000 ईसा पूर्व तक जो है चला। इस दौरान जो है मानव ने जो है पत्थरों के औजारों का उपयोग करना सीखना और जो है मुख्य रूप से शिकार करना, भोजन इकट्ठा करने और प्राकृतिक जो गुफाएं थे इसमें जो है आश्रय लेने, उसमें बसने के लिए खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था इसमें। और इसकी यदि मुख्य विशेषताओं की बात करें तो जो पूरा पाषाण काल था इसमें लोग जो है पूरी तरह से पत्थर बनाने लगे थे, हथियार बनाने लगे थे, औजार का निर्माण करते थे, क्योंकि वे जो है पहाड़ी क्षेत्रों, गुफाओं, नदियों और शैलाशों के पास जो है रहते थे। प्रारंभिक जो है पाषाण युग का मनुष्य खानाबदोश था और उसे जो है घर बनाने, कृषि का जो है कोई भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उनका जो कोई भी जो सामुदायिक जीवन नहीं था और वे जो है पहाड़ी और गुफाओं में जो है रहते थे। तो इन थे इनकी विशेषताएं। अब यहाँ से मिनांडर के सिक्के क्या है इनको समझ लीजिए। तो मिनांडर के मुख्य रूप से ग्रीक और जो है भारतीय प्रतीकों का मिश्रण इसमें दिखता है, जिसमें जो यूनानी देवी देवताओं जैसे कि एथेना और भारतीय प्रतीक जैसे कि हाथी, बैल अंकित थे। इन सिक्कों पर दोनों भाषाओं जैसे ग्रीक और खरोष्टी के अभिलेख मिलते हैं। इनका वजन जो है मानक और अटारी बाट पर जो है आधारित था। ये जो है सिक्के चांदी, तांबे के थे और उनका आकार जो है वृत्ताकार और वर्गाकार होता था। तो इस तरह से आपको इतना आपको लिखना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से मैंने आपको करा दिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन सभी प्रश्नों को वॉच करके जाइएगा। इसका फर्स्ट पेपर ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको भी वॉच कर सकते हैं। अन्य जितने भी आपके सब्जेक्ट थे सारी क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब जाकर उनको भी देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।